नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा घाट पर आरती का शुभारंभ किया, जहां सीएम गंगा में जलाभिषेक करते हुए नजर आए। इस दौरान गंगा घाट पर आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस खास मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। विकास के मद्देनजर रुड़की में तेजी से विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर कठोर और ठोस प्रयास करने होंगे। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं। अपने अधिकारियों को वो निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिकायती जो नंबर है उस पर जो शिकायतें आए उनका निवारण जल्द से जल्द कराया जाए। और दूसरी तरफ विरोधाभास करते हैं कि जब विजिलेंस ने उनके खुद के जो है मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है अनुमति मांगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो अनुमति नहीं देते। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उनके खिलाफ जो है सामने आता रहा है। सैन्य धाम का भ्रष्टाचार आपके सामने है। उद्यान विभाग की मैं बात करूं, उसका भी भ्रष्टाचार सामने है। खनन पर जिस तरीके से मिली भगत है, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्रियों की हो, वो सबके समक्ष है। इसके बावजूद भी आप खुद अपनी तरफ से जब कोई जो है इनिशिएटिव लेने की बारी आती है तो आप नहीं करते हैं कार्य। और मुझे लगता है ये जो सारी बैठकें हैं, ये जो सारे आपके वादे हैं और ये जो आप निर्देश दे रहे हैं, ये महज एक जुबानी निर्देश रह जाते हैं। ये एक महज जुमला रह जाता है, क्योंकि जब आप खुद जो है एक नजीर सेट नहीं करते हैं, अगर आपको इतना भ्रष्टाचार की फिक्र थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने की आपकी इच्छा है, तो आपने गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है मामले के विजिलेंस ने परमिशन मांगी थी, आपने क्यों नहीं दी? बीते दिनों लैंसडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा। दरअसल दिलीप रावत ने कहा कि सिर्फ मदरसे ही अवैध रूप से चलते हैं, बाकी शिक्षण संस्थान नियम के अनुरूप चलते हैं। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि दिलीप रावत सरकार को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं और उनकी नजर उन कुर्सियों पर है। इसके साथ ही करण माहरा ने विधायक को पूजा पाठ करने की भी नसीहत दे डाली। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी मदरसों से अलावा जो भी शिक्षण संस्था हैं, वो प्रॉपर चैनल अपनी अनुमति लेके जो है अपने विद्यालय चलाते हैं। एक अकेले मदरसे ही ऐसे हैं कि जहां कोई वो बिना परमिशन के, बिना सरकार के संज्ञान के जो है शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, जो कि बड़ा एक सामाजिक परिदृश्य के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे समझ से देश और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भी अवैध है, जो भी शिक्षण संस्थाएं अवैध है, जिनकी मान्यता नहीं है, उनको बंद कर देना जाना चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाए वो स्वागत योग्य है। देखिए, जब जांच होगी वो सब पता चलेगा। दिलीप रावत को इतना ज्ञान कहाँ से आया मेरी समझ में नहीं आता। महात्मा है, उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। यदा कदा कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्योंकि आपने देखा बीच में सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कई विषय ऐसे थे जिस पर हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारा जो नियम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसके खिलाफ बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लैंसडाउन में कुछ मामले थे उनमें बोल रहे थे। क्योंकि अब मंत्रिमंडल की कुछ सीटें खाली भी हैं, तो दिलीप रावत जी की नज़र उस पर है, इसलिए अब सरकार को मलाई लगाने के लिए, मरहम लगाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा यही है जो दिलीप रावत कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और राष्ट्र को एक होकर आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। जिन लोगों की नियत केवल वोटों तक है, वो इस तरीके की बात करते हैं। जिस चीज़ की शपथ दिलीप रावत और बीजेपी के विधायक और सांसदों ने ली है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई है, जिसका पालन बीजेपी के सांसद और विधायक नहीं करते। इससे बड़ा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने का समय रह गया है, जिसको लेकर एसपी उत्तरकाशी ने यमुनोत्री धाम का दौरा किया।
इस दौरान एसपी ने यमुनोत्री धाम यात्रा रूट का स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही यात्रा रूट पर मुख्य पड़ावों, पुलिस चौकियों और दुर्घटना संभावित संवेदनशील स्थानों का जायजा भी लिया। देखिए 30 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। इसी की तैयारियों के संबंध में आज सभी के साथ जो हमारा पैदल रूट है उसका हम लोगों ने विजिट किया था। तो जो हमें कमियां दिखी हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसके अतिरिक्त जो यात्रा के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स भी चिन्हित किए हैं जहां पर हम लोग इस बार डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी हम लोग ज्यादा इस बार डिप्लॉय करेंगे। उसी संबंध में हम लोगों ने एनालिसिस आज किया है। कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी बेस अस्पताल पहुंचे। बता दें, बेस अस्पताल के महिला और बच्चों के वार्ड में बड़ी संख्या में कॉकरोच निकले। इसी के बाद कमिश्नर दीपक रावत ने सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कॉकरोच देखने को मिला, बड़ी लापरवाही है बेस हॉस्पिटल की तरफ से, क्या कार्रवाई हो रही है? मुझे कुछ पेशेंट्स ने जो कि बच्चा वार्ड में एडमिट थे, उनके बच्चे भी वहाँ पे एडमिट थे, वहाँ से फ़ोन किया गया कि यहाँ पे बेड्स में बहुत जगहों पे और बड़ी संख्या में कॉकरोचेस हैं और जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने जो पाया कि ये शिकायत एकदम सही थी। कई कॉकरोच, बल्कि 50-100 से भी ऊपर जो हमारे गद्दों पे वो पाए गए। यहाँ पे जब पूछा गया कि इसका क्या कारण है सीएमएस साहब से, तो इनका कहना है कि 1 तारीख से इनको पता है कि कॉकरोच यहाँ पे हैं, लेकिन आपने विज़िट नहीं किया। मौके पे जब दवाई के बिल मांगे गए एंटी कॉकरोच के, तो कोई बिल्स भी यहाँ पे नहीं हैं। इनका कहना है बाज़ार से इन्होंने ख़रीद लिए थे लेकिन बिल नहीं है। दवाई देखने पे पता चला वो फ्लाइज़ को लेकर और मच्छरों को लेकर दवाई हो सकता है सही दवाई हो भी ना। कई तरह के प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजर्स हल्द्वानी में मौजूद हैं, उनकी सेवाएँ लेनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर कॉकरोच हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे हैं। आई थिंक इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण मैं अधिकारियों का प्राप्त कर रहा हूँ और आपको मैंने चेतावनी भी दी है कि पुनः इस तरह की शिकायत मेरे पास आएगी तो इस पर बहुत सख्त कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। फ़िलहाल ये शो कॉज का जवाब मुझे देंगे। और दूसरा, यहाँ पे टॉयलेट्स भी जो मैंने देखी, कुछ जगह तो निर्माण हो रहा है जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है निर्माण देखने के लिए, और जो खुली हैं वो सारी चोक्ड हैं, जो कि बहुत गलत और अमानवीय है। इसके लिए भी यहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनका मैं स्पष्टीकरण प्राप्त कर रहा हूँ और इनको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये पर डे, इनको पहले भी कहा गया कि एक बार खुद राउंड लिया करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये शायद ले रहे हैं। तो इनके उच्च अधिकारियों को भी फिर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं उसके कुछ साथी भी फरार हो गए। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और हैदराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे, जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस वालों के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो गाड़ी आज दिन की घटना में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो सराय में घटना हुई थी, उससे लगातार उसको चेज किया जा रहा था, वो भी इनसे बरामद हुई है। और इनके द्वारा इस घटना जो दिन में घटना हुई थी उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा ही वो घटना मारपीट की हुई थी और उसमें फायर भी हुआ था। पुलिस ने उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया है। इनको तत्काल अभी अरेस्ट करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ जब मनमाने तरीके से किताबें बेच रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा एक्शन केवल बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में धामी सरकार की ओर से लगातार विकास किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्रीय सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया गया है, जिसका मकसद हर तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं
और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इन दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और उनके बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना हो या सरकारी योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक को लाभ पहुंचाना, उत्तराखंड में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं 2014 से पहले बीमार थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से विकास तेजी आगे हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया है और अपनी नीतियों को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाया है। इनमें आयुष्मान भारत योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को निशुल्क इलाज और स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के लाखों लाभार्थियों को देश भर के 26,000 से अधिक अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। हमारे को आयुष्मान कार्ड से जो है तो सर एडमिट होना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंपावत में एडमिट हुए थे। आयुष्मान कार्ड से हमें पूरा इलाज फ्री हुआ और चाची की जो हाथ पाँव में दिक्कत थी उसका पूरा इलाज जो है तो फ्री में हुआ और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी मदर को आयुष्मान कार्ड के थ्रू एडमिट करवाया है, जिसमें निःशुल्क इलाज की पूरी सेवा है। ये कार्ड अप्लाई होने के बाद जितनी भी मेडिसिन हैं, जो भी सर्विस है वो फ्री में, मतलब निःशुल्क सेवा है। इसके बाद अब तक लगभग 2.5 लाख मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है। ये योजना न केवल त्वरित इलाज की सुविधा देती है, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। डिजिटल युग में उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करके स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त किया है। अब नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। अब तक लगभग 69 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाई जा चुकी है। आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य योजना है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पहल ये की है कि जब से ये लागू हुआ था उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चले हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बेसिक राशन कार्ड हो वो एलिजिबल हो जाएगा। सरकार ने एनजीओ जैसी संस्थानों के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपने नजदीक मिल रही हैं, बल्कि उन्हें बड़े शहरों तक जाने की परेशानी से भी छुटकारा मिला है। मैं यहाँ पे डायलिसिस करा रहा हूँ 2 साल से और यहाँ पे सर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हमारे लिए, खासकर क्योंकि हम देहरादून में इतना वो नहीं कर पाते, खर्चा इतना सहन वो नहीं कर पाते। तो सर जब से यहाँ पे खुला हमारे लिए काफ़ी सुविधा हो रही है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, शोध को बढ़ावा देने और नए उपचार विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर रही है। उदाहरण के तौर पर पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल स्थानीय छात्रों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। वर्तमान में उत्तराखंड में 276 सक्रिय अस्पताल हैं, जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के मिलाकर हैं। सरकार ने सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उदाहरण के तौर पर अब लगभग हर सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहा है। पहले यहाँ हॉस्पिटल होने के बाद भी लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो आज की डेट में चंपावत जिला अस्पताल में लोगों को मिल रही हैं तथा हर चीज़ की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। उत्तराखंड सरकार के इन अभिनव प्रयासों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक नई क्रांति आ रही है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल तकनीक का कुशल उपयोग और दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में उठाए गए कदम राज्य के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये कदम न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी उत्तराखंड के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इसी के तहत छात्रों को छात्रावास की भी सुविधा दी जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत ने देश को गौरवान्वित किया है, अब हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य लगातार प्रगति कर रहा है, जहां शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। ये प्रयास समाज के कमजोर वर्गों, बालिकाओं और वंचित बच्चों को सशक्त बना रहे हैं और उनका उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसका एक उदाहरण है, जो वंचित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये छात्रावास उन बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा से वंचित रह गए थे या जिनके पास माता पिता का सहारा नहीं है। यहाँ बच्चों को निशुल्क शिक्षा, भोजन, वर्दी और किताबों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही उनके मानसिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुझे आज तक हॉस्टल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है, ना खाने में, ना कपड़ों में, हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ये हमारा संकल्प है ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं, उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिले, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस पहल से आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह गए सपनों को नया जीवन मिल रहा है। राज्य में 19 छात्रावास चल रहे हैं जो 1000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। केंद्र सरकार की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो 11 से 18 साल की बालिकाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। राज्य में 39 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिकाओं को शिक्षा के साथ हॉस्टल, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत और खेलों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये कदम बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कंप्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स टीचर से लेकर किसी टीचर्स की यहाँ कमी नहीं है। एकदम इतने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पढ़ाते हैं, हमें शिक्षित करते हैं। हम पढ़ने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के गेम, जो हमारा एनपीपी डांस होता है, डांस में करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, विज्ञान ड्रामा, विज्ञान एक्टिविटीज़।
उत्तराखंड में पीएम श्री विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल को भी बढ़ा सकें। इस प्रकार कुल 531 ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों के कौशल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है और 272 विद्यालयों में इन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और स्मार्ट क्लास के जरिए हर विषय को अच्छे से समझाया जा रहा है। हमें स्मार्ट टीवी वगैरह और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो हमें उसे पढ़ने में समझ में भी आता है और हमें अच्छा लगता है पढ़ने में। राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये पहल खासकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे स्कूल में कई लैब्स हैं, जैसे हमको हमारे स्कूल में आईटी, वोकेशनल एजुकेशन और हमको मल्टी स्किलिंग और हमको कला की भी हमको एजुकेशन दी जाती है। राज्य में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि छात्र न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। सरकार की इन योजनाओं और विद्यालयों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य अब उज्जवल हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का सरकार का प्रयास वाकई सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि सही नीतियां और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव हैं। ये सुधार न केवल छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।